गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैटालिसिस का डिस्कशन स्टार्ट किया था। इसमें कैटालिसिस क्या है, कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक, कैटालिसिस का क्लासिफिकेशन, ये हमने डिस्कस किया था। और फिर उसी डिस्कशन में एसिड बेस कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस का डिस्कशन आया था, जिसमें एंजाइम कैटालिसिस को हम लोग बुकलेट से पूरी सारी इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। अभी मैं इसको एनसीईआरटी से डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, पेज नंबर 134। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, जो कि पेज नंबर 134 पे डिस्कस हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एंजाइम कैटालिसिस is unique in its efficiency and high degree of specificity. High degree of specificity. The following characteristics are exhibited by enzyme catalysis. अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं मोस्ट हाईली एफिशिएंट। मोस्ट हाईली एफिशिएंट इसमें बोल रहे हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम may transform 1 million molecules of the reactant per minute. एंजाइम का एक मॉलिक्यूल बोल रहा है कि 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को 1 मिनट में कैटेलाइज कर सकता है। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिनट में 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को कैटेलाइज कर सकता है। इसीलिए बोल रहा है कि हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं ये। दूसरी बात देखो, बोला है हाईली स्पेसिफिक नेचर। हाईली स्पेसिफिक नेचर। अब जरा देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम यूजफुल हो सकता है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन, दैट इज वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। For example, the enzyme urease catalyzes the hydrolysis of urea only. It does not catalyze hydrolysis of any other amide. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं। एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम यूज हो सकता है और हाईली एफिशिएंट है, बिकॉज एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, 1 मिलियन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पर मिनट एक्टिवेट कर सकता है। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इसमें बोले कि द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन becomes maximum at a definite temperature called the optimum temperature. On either side of the optimum temperature, the enzyme activity decreases. The optimum temperature range for enzyme activity is 298 to 310 Kelvin. 298 मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 310 मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। अगर टेम्परेचर इससे कम हो या इससे ज्यादा हो तो एंजाइम इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। आगे बता रहे हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन इज सूटेड फॉर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ये तो हो गया हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एंजाइम मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करेगा। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच।
तो यहाँ पे बोल रहे द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच विच इज बिटवीन पीएच वैल्यूज 5 to 7. तो 5 to 7 पीएच जो स्लाइटली एसिडिक रेंज है, स्लाइटली एसिडिक रेंज में एंजाइम मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करता है। अगला पॉइंट देखो, बोला कि इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। तो बोला द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अगर एंजाइम के साथ प्रेजेंट हो तो वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। The enzymatic activities is increased in presence of certain substances known as coenzymes. तो आपसे पूछा जा सकता है कि what are coenzymes? तो आप बोलोगे दो substances which increase the activity of enzyme are called coenzymes. आगे बोल रहे हैं it has been observed that when a small non-protein जिसको विटामिन बोल रहे हैं is present along with an enzyme, the catalytic activity is enhanced considerably. तो जो को एंजाइम है उसी को हम विटामिन्स बोल रहे हैं। अब एक्टिवेटर्स क्या है? को एंजाइम अलग चीज है और एक्टिवेटर अलग चीज है। बोले एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयंस सच एज सोडियम आयन, Mn2 positive, cobalt 2 positive, copper 2 positive, etc. These metal ions, when weakly bonded to enzyme molecules, increase their catalytic activity. Amylase in presence of sodium chloride, that is sodium ion, are catalytically very active. तो अब ये सारे जो एग्जाम्पल्स गिवन है एक्टिवेटर के, और उसके अलावा ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि एमाइलेज की एक्टिविटी को कौन इंक्रीज करता है, तो आप बोलोगे सोडियम आयन एमाइलेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये इंफॉर्मेशन ये आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल को लेकर के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एमाइलेज। अब ऑप्शन में वहां पे 4 मेटल आयन दे देंगे तो ऑब्वियसली सोडियम आयन आंसर होगा। तो कोएंजाइम्स क्या है? कोएंजाइम्स विटामिन्स को बोलते हैं जो कि प्रोटीन नॉन प्रोटीनस सब्सटेंसेस हैं, और ये सब्सटेंसेस अगर एंजाइम के साथ प्रेजेंट है तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और एक्टिवेटर्स बोलते हैं कुछ मिनरल आयंस हैं, मिनरल आयंस मतलब मिनरल कैटायंस, जो कि अगर एंजाइम के साथ प्रेजेंट हो तो वह एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा। को एंजाइम विटामिन्स को बोलते हैं और एक्टिवेटर्स मिनरल कैटायंस। अब इसके बाद देखो इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स, यहां पे बोल रहा है कि लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, enzyme are also inhibited or poisoned by the presence of certain substances. The inhibitors or poisons interact with the active functional group on the enzyme surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzymes. The use of many drugs is related to their action on as enzyme inhibitors in the body. अब ये जो बात यहाँ पे ड्रग्स की कर रहे हैं, ड्रग्स पे मतलब जो है ड्रग्स पे इनहिबिटर्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ड्रग्स के अंदर जो वहां पे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करके कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, ये सारा डिस्कशन आप इसी मतलब जब +2 के एंड में एक चैप्टर गिवन है, सेकेंड वॉल्यूम जो एनसीईआरटी का है, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सारे ड्रग्स का डिटेल डिस्कशन गिवन है, उसमें बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, ड्रग्स कैसे वर्क करते हैं, ड्रग्स को कैसे कोई सब्सटेंस इनहिबिट करता है, ठीक है, कैसे ड्रग्स का एक्शन को सब्सटेंस जो है इनहांस करता है,
तो ये सारी बातें जो है वो उस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स में एक बार फिर से देखो, बोला लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट्स, enzymes are also inhibited or poisoned by the presence of certain substances. The inhibitors or poisons interact with the active functional groups on the enzyme surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzyme. The use of many drugs is related to their action on enzyme inhibitors in the body. ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई एंजाइम कैटालिसिस की, जिसमें आपने ये देखा कि यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको और ज्यादा एलैबोरेशन मिला है कॉन्सेप्ट का, और आपको और ज्यादा एग्जांपल्स मिले हैं, कुछ डेटा भी मिला है। जैसे आपने देखा कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 मिनट में 1 मिलियन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, अब इस डेटा को लेकर के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, तो देखो बोला देयर आर अ नंबर ऑफ कैविटीज present on the surface of colloidal particles. There are a number of cavities present on the surface of colloidal particles of enzymes. These cavities are of characteristic shape and possess active groups such as NH2, COOH, SH, OH, etc. Basically, ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बता रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप एमिनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन एमिनो एसिड से एंजाइम बना होता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है, और प्रोटीन का जो मोनोमर है वो एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड के अंदर NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके साथ उसके अंदर SH ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, ठीक है, और भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जब वो एंजाइम फॉर्मेशन होगा एमिनो एसिड से, तो वो फंक्शनल ग्रुप एंजाइम के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को हम एक्टिव साइट बोल रहे हैं। तो बोला दीज कैविटीज आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड possess एक्टिव ग्रुप्स such as NH2, COOH, SH, OH, etc. These are actually the active centers on the surface of एंजाइम पार्टिकल्स। तो जो एंजाइम पार्टिकल है, एंजाइम पार्टिकल के अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इन्हीं को हम एक्टिव सेंटर्स या एक्टिव साइट्स बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, जिसको सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज सबस्ट्रेट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। तो सबस्ट्रेट का जो शेप होता है वो एंजाइम के शेप का कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिट इनटू दीज कैविटीज, वो आकर के इन कैविटीज में फिट हो जाता है। जस्ट लाइक अ की फिट्स इनटू अ लॉक। ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप्स एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो उससे क्या होता है? उससे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विच देन डिकम्पोजेस टू यील्ड द प्रोडक्ट। और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे मैंने कल बताया था कि सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम गिव्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES। फिर उसके बाद क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर कॉम्प्लेक्स EP एंड देन EP डिकम्पोजेस टू गिव E+P, यानी कि एंजाइम का रीजनरेशन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, which then decomposes to yield the products. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, एंजाइम को बोल रहा है कि एंजाइम को की जैसा बनाया हुआ है और सबस्ट्रेट जो है वो लॉक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? की जो है लॉक के अंदर फिट हुई, और फिर क्या हुआ? की ने लॉक को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे बोला thus the enzyme catalyzed reactions may be considered to proceed in 2 steps. Number 1, binding of enzyme to substrate
to form an activated complex. तो E plus S gives ES star, मतलब ES star activated complex है. फिर ये बता रहा है कि decomposition of the activated complex to form product. तो ES star gives E plus P. तो ये एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का, एंजाइम कैटालिसिस का पूरा डिटेल डिस्कशन है, जिसमें आपने देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, कुछ एंजाइम कैटलिस्ट और वो किस रिएक्शन के लिए सुटेबल है, उनकी पूरी लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक और फिर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की मैकेनिज्म, ये सारा डिस्कशन यहाँ पे हुआ है. अब मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं, बुकलेट निकालो और बुकलेट में आप देखो, बुकलेट में आगे गिवन है थियरी ऑफ कैटालिसिस. थियरी ऑफ कैटालिसिस तो बोला कि कैटलिस्ट की वर्किंग को समझने के लिए हम दो थियरी को कंसिडर करते हैं. एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी है और दूसरा एडजॉर्प्शन थियरी है. एक्टिवेटेड ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी है और दूसरा एडजॉर्प्शन थियरी है. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी. अब देखो इसमें बोल रहा है कि कैटलिस्ट कंबाइंस विथ वन और मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स टू गिव एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. Catalyst combines with one or more of the reactants to give an intermediate product, which either decomposes or reacts with other reactants to give product along with regeneration of catalyst. तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये बता रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करके पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फर्दर डिकम्पोज होकर के वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना वो फिर दूसरे में कन्वर्ट हो, फिर दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो, तब जाकर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो. ठीक है. तो जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 2KClO3 इसका डिकम्पोजिशन MnO2 की प्रेजेंस में करा रहे हैं. तो MnO2 की प्रेजेंस में जब इसका डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो पहले तो क्या हुआ, पहले ये पोटेशियम परमैंगनेट क्लोरीन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ. तो यहाँ पे जो KMnO4 है वो एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि KClO3 का जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो KCl और O2 बनता है. रिएक्शन बेसिकली ये है. KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 गिव्स KCl प्लस O2. ये रिएक्शन है. अब इस रिएक्शन में MnO2 कैटलिस्ट है. ठीक है, ये कैटलिस्ट है. अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, बोला सबसे पहले जो KClO3 है ये MnO2 से कंबाइन करता है और MnO2 से कंबाइन करके ये फॉर्म कर रहा है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन कर रहा है Cl2. यहाँ पे आप देखो टोटल ऑक्सीजन 6 है, 6 इधर है और 4 यहाँ पे है, तो टोटल 10. इसके अंदर 8 है तो O2 साथ में प्रोड्यूस हो जाता है. ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट 1 बोल रहे हैं. अब क्या हो रहा है, ये जो KMnO4 है, ठीक है, KMnO4 ये कन्वर्ट होता है K2MnO4 में. पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम मैग्नेट. पोटेशियम मैग्नेट के साथ बनता है MnO2 और बनता है O2. ये इंटरमीडिएट 2 है. इंटरमीडिएट 2. अब उसके बाद बोल रहा है ये K2MnO4, K2MnO4 ये क्लोरीन से कंबाइन करता है.
क्लोरीन से कंबाइन करके ये बना लेता है 2KCl प्लस MnO2 प्लस O2। ठीक है, 2KCl प्लस MnO2 प्लस O2। तो आप यहां पे देख सकते हो, अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो ऐड करने पे क्या होगा, KMnO4 कैंसिल हो जाएगा, K2MnO4 K2MnO4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे MnO2 हमने 2MnO2 यूज किया था, उसमें से एक यहाँ पे रीजनरेट हुआ है, दूसरा यहाँ रीजनरेट हुआ है। अब प्रोडक्ट अगर आप देखो, यहाँ पे देखो क्लोरीन इधर प्रोड्यूस हुआ था, इधर यूज हो गया, तो क्लोरीन भी कैंसिल हो गया। अब प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो 3O2 बन गया, O2 प्लस O2 प्लस O2, 3O2 और क्या बन गया, और बन गया 2KCl। यानी कि अगर हम बैलेंस फॉर्म में इस रिएक्शन को लेके तो 2KClO3 gives 2KCl प्लस 3O2। ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये उसकी मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म जो है, जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी के बेसिस पे लिखा हुआ है। तो ये समझ में आया बेटा? तो एक एग्जांपल तो इन्होंने यहाँ पे लिया है इनऑर्गेनिक रिएक्शन से, और उसी तरीके से इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी में एक एग्जांपल इन्होंने ऑर्गेनिक रिएक्शन से लिया है, और एग्जांपल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का जिसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, रिएक्शन के साथ आप लोग फेमिलियर भी होंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेंजीन है, बेंजीन को एज अ सबस्ट्रेट कंसिडर कर रहे हैं। बेंजीन जो है वो मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है क्लोरोबेंजीन, और साथ में बनता है HCl, नहीं क्लोरोबेंजीन नहीं, टॉलिन बनता है और HCl का फॉर्मेशन होता है, टॉलिन प्लस HCl। यहाँ पे AlCl3 को अगर आप देखो तो AlCl3 कैटलिस्ट, इस रिएक्शन में AlCl3 कैटलिस्ट है। अब आप देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड को हमने कंसिडर किया, और उसके साथ प्रेजेंट है AlCl3। AlCl3 इज ल्यूइस एसिड, ये क्या है, ल्यूइस एसिड है। और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, मतलब ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर के थ्रू इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया CH3 Cl AlCl3, एल्युमिनियम पे आ गया नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बन गया CH3 Cl AlCl3 नेगेटिव। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर क्या होता है, फिर बोल रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है, मैं इसको अगले स्टेप में दिखाता हूं। ठीक है, ये CH3 Cl AlCl3 नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इससे कार्बन क्लोरीन का पोलर कैरेक्टर बढ़ गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू क्या बन गया बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू बन गया यहाँ पे CH3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या होता है, फिर ये CH3 पॉजिटिव जो है, CH3 पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही बेंजीन पे अटैक करता है। बेंजीन पे ये
पूरा कॉम्प्लेक्स अटैक करता है। अब जरा देखो क्या होगा, CH3 पॉजिटिव ये बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और यहां से H पॉजिटिव हटा देता है। CH3 पॉजिटिव रिंग पे अटैक करके रिंग से H पॉजिटिव को रिमूव कर देता है, और वो H पॉजिटिव क्या है, वो AlCl4 नेगेटिव से कंबाइन करके वहां से क्लोराइड आयन ले लेता है। तो इससे बन जाएगा बेटा टॉलिन, यहां से टॉलिन बन गया, और क्या बन गया, HCl, यहां का H पॉजिटिव इस AlCl4 नेगेटिव से कंबाइन करके HCl बनाएगा, और कैटलिस्ट AlCl3 रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ये मैकेनिज्म समझ में आई? ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म क्लियर हुई? तो ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट से कंबाइन करके पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, और फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फर्दर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 1 by 1 फॉर्म हो सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। उसके बाद अगला डिस्कशन गिवन है एडजॉर्प्शन थियरी। एडजॉर्प्शन थियरी, एडजॉर्प्शन थियरी में देखो क्या गिवन है, बोले द टर्म एडजॉर्प्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय केजर। केजर ने एडजॉर्प्शन को सबसे पहले यूज किया। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया केजर ने, KAYSER। कैटालिसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया या डिफाइन किया बर्जीलियस ने, और एडजॉर्प्शन को सबसे पहले यूज किया केजर ने। द टर्म एडजॉर्प्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय केजर। अब एडजॉर्प्शन में होता क्या है, बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और अ लिक्विड, मॉलिक्यूल at the surface of solid or a liquid experience in net inward force of attraction with free valencies। तो जो सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं या कैटलिस्ट के क्लोज जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। किसकी वजह से? कैटलिस्ट की वजह से। और उसकी वजह से क्या, क्योंकि क्या है कि जो कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज है, तो वो उन फ्री वैलेंसीज को यूज करके उन मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे रिटेन करा लेता है। मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और अ लिक्विड एक्सपीरियंस इन नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ फ्री वैलेंसीज। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस on the surface of solid or a liquid resulting in the higher concentration on the surface is called adsorption। फिर से देखो, बोल रहा है कि the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance, वो phenomena जिसमें एक surface certain molecules को अपनी तरफ attract करता है और उनको अपने surface पे retain करता है। The phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of solid or a liquid resulting in the higher concentration of the surface is called adsorption। इसकी वजह से क्या होता है, कैटलिस्ट के सरफेस पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। किसके कंपेयर में? बल्क के कंपेयर में। जो रिएक्टेंट बल्क है
रिएक्टेंट बल्क के कंपेयर में कैटलिस्ट के सरफेस पे अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ा तो हम इस फिनोमेना को एडजॉर्प्शन बोलेंगे। और ये कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो जो कैटलिस्ट सरफेस यानी कि सॉलिड या लिक्विड है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफर कर रहा है, और अट्रैक्शन की वजह से जब वो मॉलिक्यूल उसके पास आते हैं तो वो उन मॉलिक्यूल्स को रिटेन कर लेता है। अब यहां पे अगर आप देखो तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है। एक तो वो सॉलिड सरफेस है और दूसरा वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो दोनों दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है, इसीलिए हम इसको एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। जो रिटेनमेंट है मॉलिक्यूल का वो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है, इसीलिए इस फिनोमेना को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। So the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of solid or a liquid, resulting in the higher concentration on the surface, is called adsorption. The substance adsorbed on the surface is called adsorbate. तो जो मॉलिक्यूल आकर के सरफेस पे रिटेन हुआ है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, और वो मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे आके रिटेन हुआ है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जो रिटेन होता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं और जो रिटेन कराता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। The substance adsorbed on the surface is called adsorbate and the substance on which it is adsorbed is called adsorbent. ठीक है, तो एडजॉर्प्शन की डिफिनीशन आ गई, एडजॉर्बेट की डिफिनीशन आ गई और एडजॉर्बेंट की डिफिनीशन आ गई। तो ये क्लियर हो गया बेटा। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, एडजॉर्प्शन वो फिनोमेना है जहां पे एडहेसिव फोर्सेस के थ्रू एक मॉलिक्यूल किसी सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे रिटेन होता है। ठीक है, और एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो रिटेन होने आ रहा है, और जिस सरफेस पे वो रिटेन होने आ रहा है उस सरफेस को बोलते हैं एडजॉर्बेंट। अब देखो यहां पे कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए हैं वॉच आउट में। जैसे बोला गया पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो पहले तो आप समझ लो ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है। देखो अगर मान लो हम एक सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में हमने एक बल्क को कंसीडर किया, रिएक्टेंट बल्क को हम कंसीडर कर रहे हैं। रिएक्टेंट बल्क को कंसीडर कर रहे हैं। अगर बल्क में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C1, बल्क में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C1 और इस सरफेस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C2, उस सरफेस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है C2 और बल्क में कंसंट्रेशन C1 है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये इसको हम बोल रहे हैं बेटा एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट है, और ये क्या है, ये बल्क में जो है ये है एडजॉर्बेट। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं ये क्या है, रिएक्टेंट बल्क, रिएक्टेंट बल्क। बल्क कंसंट्रेशन है C1 और सरफेस पे कंसंट्रेशन है C2। तो बोल रहा है कि इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन बल्क कंसंट्रेशन से ज्यादा है
If C2 is greater than C1, then positive adsorption takes place. अगर सरफेस कंसंट्रेशन बल्क कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो क्या होगा? तब पॉजिटिव एडजॉर्प्शन ऑब्जर्व होगा। और अगर इसका उल्टा हो गया, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, अगर बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा है, सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, देन नेगेटिव एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अगर सरफेस कंसंट्रेशन बल्क कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा, और अगर सरफेस कंसंट्रेशन बल्क कंसंट्रेशन से कम है तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन होगा। ये समझ में आया बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन की क्या कंडीशन है? यहां पे देखो, वॉच आउट में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, नीचे वाला पैराग्राफ को देखो। बोला है एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर एज एब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू द बल्क। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है वो बता रहे हैं। एडजॉर्प्शन जो है वो हमेशा कैटलिस्ट के सरफेस पे होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क में होता है। मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पे भी होगा और कैटलिस्ट के अंदर भी होगा। तो अगर पूरे कैटलिस्ट बल्क में अगर रिटेनमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और अगर रिटेनमेंट सिर्फ सरफेस पे हो रहा है तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर एज एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। अब देखो यहां पे कुछ टर्म्स और डिफाइन किए जा रहे हैं, जैसे डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन क्या है? बोला द रिवर्स प्रोसेस दैट इज रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो बोल रहा है कि जो सब्सटेंस यहां सरफेस पे रिटेन हुआ है, अगर वो यहां से फ्री होकर के वापस बल्क में जा रहा है, अगर यहां से फ्री होकर के वो वापस बल्क में जा रहा है तो उसको डिजॉर्प्शन बोलते हैं। बेसिकली जब नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है ना, तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्ब होने का रेट के कंपेयर में जो डिजॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब बल्क से जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहा है वो रेट, और सरफेस से मॉलिक्यूल जो बल्क में जा रहा है वो रेट को अगर कंपेयर करें तो जो डिजॉर्प्शन रेट है वो डोमिनेट करता है ओवर एडजॉर्प्शन रेट। तो अगर डिजॉर्प्शन रेट एडजॉर्प्शन रेट को डोमिनेट करता है तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन होगा, और अगर एडजॉर्प्शन रेट डिजॉर्प्शन रेट को डोमिनेट करता है तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। बात समझ में आई? अगर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को डोमिनेट करेगा तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन होगा, और अगर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को डोमिनेट करेगा तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। ये क्लियर हुआ? क्योंकि डिजॉर्प्शन में क्या होता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो फ्री होकर के बल्क में जाता है, और एडजॉर्प्शन में बल्क वाला मॉलिक्यूल सरफेस पे आता है। अब देखो एक टर्म को और डिफाइन कर रहे हैं, ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या है? ऑक्लूजन एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को बोलते हैं। अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल किसी मेटल सरफेस पे रिटेन होता है, अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल किसी मेटल सरफेस पे मतलब सॉलिड सरफेस पे रिटेन होता है तो हम इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑक्लूजन। किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का मेटल सरफेस पे जो रिटेनमेंट है उस रिटेनमेंट को बोलते हैं
ऑक्लूजन। ठीक है, तो ऑक्लूजन एक स्पेशल टाइप का, ऑक्लूजन क्या है? ऑक्लूजन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। सारे एडजॉर्प्शन को हम ऑक्लूजन नहीं बोल सकते। गैस का किसी मेटल सरफेस पे रिटेन होना, इसको ऑक्लूजन बोलते हैं। जैसे अगर हम एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल सरफेस पे या पैलेडियम सरफेस पे या प्लेटिनम सरफेस पे ऑक्लूड होती है, मतलब वहां पे ऑक्लूजन होता है। पहले हाइड्रोजन गैस मेटल सरफेस पे रिटेन होती है, मतलब उसका ऑक्लूजन होता है, फिर वो यूटिलाइज होती है रिएक्शन में। द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड ऑक्लूजन। फिर एक टर्म को और डिफाइन करें, जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या है? बोल रहा है कि जॉर्प्शन है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन अगर दोनों एक साथ कहीं पे हो रहे हैं। अगर कहीं पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, तो दोनों को कंबाइंडली जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? जॉर्प्शन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। If absorption and adsorption occur simultaneously, then phenomena is called jobson. ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए बेटा? सारी डिफिनीशन, छोटी छोटी डिफिनीशंस है, ये सब समझ में आ गई? अब इसके बाद एडजॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, जिसमें बोले कि एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि फिजीजॉर्प्शन, एंड केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजीजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। तो एक बार इस डिस्कशन को एनसीईआरटी से भी करते हैं। एनसीईआरटी में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एडजॉर्प्शन के रिगार्डिंग? देखो पेज नंबर 124 पे एडजॉर्प्शन को डिस्कस किया है एनसीईआरटी में, यहां से डिस्कशन स्टार्ट है। तो बोल रहा है कि देयर आर सेवरल एग्जांपल्स व्हिच रिवील दैट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फेज विथ व्हिच इट कम्स इनटू कांटेक्ट। तो बोल रहा है कि जो सॉलिड सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है, वो जिस फेज के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है, वो उन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है और उनको अपने सरफेस पे रिटेन करता है। There are several examples which reveals that the surface of a solid has the tendency to attract and retain the molecules of the phase with which it comes into contact. These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk. बोला ये मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे बने रहते हैं, ये बल्क में नहीं जाते, मतलब उसके अंदर नहीं जाते कैटलिस्ट के। The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. ये है डिफिनीशन। आपसे अगर स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन पूछी जाएगी एडजॉर्प्शन की, तो आपको यही डिफिनीशन लिखनी है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. The molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed as adsorbate. वो मॉलिक्यूल जो रिटेन हुआ है उसको adsorbate बोलते हैं। And the material on the surface of which
द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जिस पे रिटेन हुआ है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फिनोमेना। Solids, particularly in finely divided state, have large surface area, and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloids, metals in finely divided state, etc., acts as good adsorbents. अब ये adsorbents कौन कौन से यूज करते हैं उनकी लिस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि चारकोल को हम यूज कर सकते हैं, सिलिका जेल को यूज कर सकते हैं, एल्यूमिना जेल को यूज कर सकते हैं, क्ले को यूज कर सकते हैं, कोलाइड्स को यूज कर सकते हैं, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट को हम यूज कर सकते हैं एज एडजॉर्बेंट। एडजॉर्प्शन इन एक्शन, तो बोल रहे हैं कि इफ अ गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, एक क्लोज्ड वेसल के अंदर पाउडर्ड चारकोल है और उसके साथ ये गैसेस प्रेजेंट है। बोले इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर एक कंटेनर के अंदर ये गैसेस प्रेजेंट है और उसके अंदर अगर हमने एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड किया, तो एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड करने पे हमें ये देखने को मिलता है कि कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि चारकोल क्या करता है, उन गैसियस मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे रिटेन कर लेता है। अब वो फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकते जैसे वो फ्री गैसेस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करे। अब तो वो चारकोल सरफेस पे रिटेन हो गया। इसका मतलब कि गैसियस मोल रिड्यूस होगा, और गैसियस मोल रिड्यूस होने से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस, the gas molecules concentrate at the surface of the charcoal, that is gases are adsorbed at the surface। तो वो प्रेशर इसलिए रिड्यूस हुआ है क्योंकि वो गैसेस चारकोल सरफेस पे रिटेन हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, अगर हमारे पास एक कलर डाई है, कलर डाई का सोल्यूशन है और उसके अंदर हम एनिमल चारकोल को ऐड करते हैं, एंड द सोल्यूशन इज वेल शेकन, तो उसको ऐड करने के बाद अगर हम सोल्यूशन को ऐसे अच्छे से शेक करें तो वेल शेकन, तो क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। तो उससे क्या होता है, वो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जो कलर डाइज है वो सारी के सारी कलर डाइज उस सरफेस पे, चारकोल सरफेस पे आकर के रिटेन हो जाती है। अब वो पूरे सोल्यूशन में डिस्पर्स नहीं है, इसलिए सोल्यूशन डीकलराइज हो जाता है। द मॉलिक्यूल ऑफ द डाई thus accumulate on the surface of charcoal, that is are adsorbed। तीसरा एग्जांपल बता रहे हैं, aqueous solution of raw sugar। बोले when passed over aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substances are adsorbed by the charcoal। जो शुगर के क्रिस्टल आप देखते हो ना, एकदम व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, एक्चुअल में जो रॉ शुगर होता है वहां पे जो है, जो क्रिस्टल आपको मिलेंगे वो ब्राउन कलर के होते हैं। आजकल तो लोग जो है मतलब वो ये जो शुगर है उसके बजाय जो है वो ब्राउन शुगर को वो लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि शुगर के अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है जिनकी वजह से उसको ब्राउन कलर मिलता है, ये चारकोल क्या करता है, उन इंप्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी वजह से जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स कैसे हो जाते हैं, वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। वो जो कलर्ड इंप्योरिटीज थी वो वहां से रिमूव हो जाती है। तो बोले कि aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substances are adsorbed by the charcoal। ये तीसरा एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से बोला the air becomes dry in presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of the gel। तो अगर ह्यूमिड एयर है तो ह्यूमिड एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को सिलिका जेल क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है।
उससे एयर ड्राई हो जाती है, ह्यूमिडिटी एयर में कम हो जाती है या खत्म हो जाती है. It is clear from the above examples that solid surfaces can hold the gas or liquid molecules by virtue of adsorption. The process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. इसमें डिजॉर्प्शन मतलब उल्टा प्रोसेस बोला है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस. एक सब्सटेंस जो एडजॉर्ब फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो वहां सरफेस से रिमूव होकर के वापस बल्क में जा रहा है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिजॉर्प्शन. तो आप एक चीज देखोगे कि एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल्स ज्यादा मिलेंगे, और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं. और थोड़ा सा आपका जो सोचने का तरीका है वो भी बदल जाता है, क्योंकि आपको आपके आसपास के एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, तो उससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बुकिश ना हो करके वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ जाता है, तो उससे आप और बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को फील कर पाते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. तो बोला इन एडजॉर्प्शन the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. While in absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. For example, when a chalk stick is dipped in ink, ठीक है, chalk stick को अगर ink के अंदर हम dip करें, the surface retains the color of the ink due to adsorption of colored molecules, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to absorption. तो बोल रहा है कि जब हम चॉक को किसी मतलब अगर इंक के अंदर अगर हम उसको डिप करते हैं तो क्या होता है, जो कलर्ड सब्सटेंसेस है इंक के अंदर वो तो सरफेस पे ही रिटेन हो जाते हैं, लेकिन उस इंक के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट जो है एब्जॉर्प्शन के थ्रू चॉक के अंदर चला जाता है. अब कैसे पता चलता है ऐसा हुआ है, बोल रहा है कि अगर हम चॉक को ब्रेक करें, ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड. जब हम उसको तोड़ते हैं तो अंदर से अभी भी व्हाइट दिख रहा है. A distinction can be made between absorption and adsorption by taking an example of water vapor. Water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. आपने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड को पढ़ा था, तो ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड में वहां पे मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड को यूज किया गया था मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो बोला कि वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है. वाटर वेपर को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है, मतलब उस पूरे बल्क के अंदर जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का बल्क है उस पूरे बल्क में वाटर वेपर रिटेन होता है, जबकि सिलिका जेल में वो सिर्फ सरफेस पे रिटेन होता है. तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि सिलिका जेल उसको एडजॉर्ब करता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा. In other words, in adsorption, the concentration of the adsorbate increases only at the surface of the adsorbent, while in absorption, the concentration is uniform throughout the bulk of the solid. ठीक है, तो ये है डिफरेंस. आगे बोला है both adsorption and absorption can take place simultaneously also. The term absorption is used to describe both the processes. अगर दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं तो उसको absorption बोलते हैं. ठीक है, तो फिर से आपने देखा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आया. अब यही एग्जांपल जो है एनसीईआरटी को स्पेशल बना रहा है. आपने इस इंफॉर्मेशन को ध्यान दिया था जब आपने पढ़ा था.
जब आपने रीडिंग लगाई थी इस पार्ट की तो आपने इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंस दिया था? अरे कहाँ साइलेंट हो गए एकदम? यस या नो में कुछ जवाब दो भाई। अच्छा, पढ़ा ही नहीं था? वेरी गुड। इतने सिंसियर स्टूडेंट हैं, यही एक्सपेक्टेशन की जा सकती। अभी समझ में आया ना एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है? एक चीज समझ लेना बेटा, जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं वहां एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री जैसे चैप्टर के लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। वैसे तो कोई भी चैप्टर में आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन बोले, एडजॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk। तो बोल रहे हैं कि अगर हम एडजॉर्बेंट को कंसीडर करें तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो एडजॉर्बेंट के अंदर मतलब बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है वो तो हर तरफ से अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, लेकिन जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसके एक साइड में वैसा मॉलिक्यूल नहीं है। भाई जैसे जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये सरफेस है एडजॉर्बेंट का, तो जो मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे सरफेस पे, उसके इस साइड में अगर आप इधर देखोगे इस पार्ट में, तो इस पार्ट में एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर की तरफ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल मिलेगा। इस पार्ट में एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल मिलेगा, इधर जो है एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। बट जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है, बल्क वाले मॉलिक्यूल के हर तरफ, किसी भी तरफ आप देखो तो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल मिलेगा। ये डिफरेंस है। जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल के इस साइड में एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल नहीं है, बट इस तरफ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है। बट जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है, बल्क वाले मॉलिक्यूल के हर तरफ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है। तो बोले एडजॉर्प्शन arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk। Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced। तो यहां पे क्या होगा, जो ये बल्क वाला मॉलिक्यूल है इसके हर तरफ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इसके ऊपर जीरो। बल्क मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर साइड से जो मॉलिक्यूल है, ये अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है, वो इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में मॉलिक्यूल नहीं है। तो इनसाइड द एडजॉर्बेंट all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces। Residual attractive forces, these forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface।
तो क्या है, यहां पे जो नेट इनवर्ट फोर्स लग रहा है इस सरफेस मॉलिक्यूल पे, जो नेट इनवर्ट फोर्स लग रहा है, वही फोर्स क्या करता है, जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं, बल्क के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ यही फोर्स खींच रहा है। इसी फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस की तरफ आते हैं। यहां पे जो अनबैलेंस फोर्स है, वो अनबैलेंस फोर्स बल्क मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बल्क मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट बल्क। रिएक्टेंट बल्क में जो मॉलिक्यूल है वो इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होकर के आता है। And hence they possess unbalanced or residual attractive forces. These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface. The extent of adsorption increases with the increase of surface area per unit mass. जैसे जैसे एडजॉर्बेंट के यूनिट मास का सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया पर यूनिट मास को स्पेसिफिक सरफेस बोलते हैं। सरफेस एरिया पर यूनिट मास को स्पेसिफिक सरफेस बोलते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, दैट इज सरफेस एरिया पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो बोल रहे कि जैसे जैसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे जैसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जो एडहेसिव फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो यहां पे देखो बोल रहे कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन increases with the increase of surface area per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure. तो अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां पे रिटेन होंगे, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा रहे मतलब यूनिट मास का सरफेस एरिया बढ़ा रहे। यूनिट मास का सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा रहे हैं मतलब हम सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ला रहे हैं। सरफेस पे हम ज्यादा एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल को ला रहे हैं, और अगर सरफेस पे ज्यादा एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल होंगे तो मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिन पे अनबैलेंस फोर्सेस हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब वहां पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट बल्क है वहां से मॉलिक्यूल को रिटेन करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, तो उससे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है। The extent of adsorption increases with the increase of surface area per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure. अब पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया आपको? ये मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का ये फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया? ठीक है, अब जरा आगे देखो। बोले another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. अच्छा, एक चीज ये समझ लेना बेटा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी कैटलिस्ट पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू ग्रैन्युलर फॉर्म। अगर एक कैटलिस्ट का ग्रैन्युलर फॉर्म को हम कंसीडर करें और उसी कैटलिस्ट का पाउडर्ड फॉर्म को हम कंसीडर करें तो पाउडर्ड फॉर्म में वो कैटलिस्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में उसके यूनिट मास का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर हम मान लो कि कहीं किसी रिएक्शन में अगर जिंक को एज ए कैटलिस्ट यूज करें तो पाउडर्ड जिंक जो है वो ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट होगा इन कंपेयर टू अगर हम पूरा का पूरा जिंक का एक लंप को जो है वहां पे ऐड कर रहे हैं। तो पाउडर्ड जिंक की जो इफेक्टिवनेस होगी एज ए कैटलिस्ट वो ज्यादा होगी।
आगे बोला है another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. During adsorption there is always a decrease in residual forces of the surface. That is, there is decrease in surface energy which appears as heat. तो बोल रहा है कि adsorption जब होता है तो adsorption में क्या हो रहा है, यहां पे जो अनबैलेंस फोर्सेस है सरफेस पे, वो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल आकर के रिटेन हुआ, उससे जो है वो अनबैलेंस फोर्सेस बैलेंस होते हैं. एक तरीके से जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज करती है. भाई इन मॉलिक्यूल्स की सरफेस एनर्जी ज्यादा थी बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस का बैलेंस नहीं था. तो कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आकर के यहाँ पे रिटेन होता है तो फोर्स बैलेंस बढ़ जाता है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबलाइज होते हैं. तो इससे क्या होगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगी. सरफेस एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये मॉलिक्यूल हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आता है. और अगर वो हायर से लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. इसीलिए एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है. एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक फिनोमेना है. तो बोले कि another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. During adsorption there is always a decrease in residual forces of the surface. That is, there is decrease in surface energy which appears as heat. Adsorption therefore is invariably an exothermic process. In other words, delta H of adsorption is always negative. Heat of adsorption is always negative. When a gas is adsorbed, the freedom of movement of its molecules become restricted. This amounts to decrease in the entropy of the gas after adsorption, that is delta S is negative. Adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा ये. आप देखो, जब एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने से एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि डेल्टा एच यहां पे क्या है, डेल्टा एच यहां पे नेगेटिव है. और बोल रहे हैं कि एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एक गैसियस मॉलिक्यूल जो फ्री फॉर्म में था वहां से वो सरफेस पे आकर के रिटेन हुआ. पहले वो फ्रीली मूव कर सकता था, अभी वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो सॉलिड सरफेस पे आके रिटेन हो गया. इसका मतलब कि उस मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो पहले से कम हो गया. और मॉलिक्यूलर मूवमेंट कम होने का मतलब कि मॉलिक्यूलर रैंडमनेस कम हो गई, और मॉलिक्यूलर रैंडमनेस कम हो गई मतलब उसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर गई. तो डेल्टा एस भी यहां पे नेगेटिव. अगर हम एडजॉर्प्शन को कंसीडर करें तो एडजॉर्प्शन के केस में क्या है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है. तो यहां पे डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है. अब जरा हम इस थर्मोडायनामिक इक्वेशन को देखते हैं. थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या है भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. अगर एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी वहां पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. अब जरा यहां देखो बेटा, इसमें क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म नेगेटिव है. ये नेगेटिव है तो ये इसको नेगेटिव बनाने के फेवर में है. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब वो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के फेवर में है. तो ये तो हो गया बेटा फेवरेबल फैक्टर. डेल्टा एच का नेगेटिव होना इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के फेवर में है. अच्छा, अब जरा देखो, डेल्टा एस नेगेटिव है. अगर ये वाला टर्म नेगेटिव है और नेगेटिव यहां पे साथ में नेगेटिव साइन लगा हुआ है
तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, माइनस डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। और टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं और टेम्परेचर इन केल्विन हमेशा पॉजिटिव है। तो आप देखो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो गया, माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, जो कि डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के फेवर में नहीं है। तो डेल्टा एस नेगेटिव, ये अनफेवरेबल फैक्टर, अनफेवरेबल फैक्टर। तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना फेवरेबल फैक्टर है, इस पर ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के फेवर में है। बट डेल्टा एस का नेगेटिव होना ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के फेवर में नहीं है। तो अब जरा देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ गैस इज एडजॉर्ब्ड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम रिस्ट्रिक्टेड. This amounts to decrease in the entropy of the gas after adsorption, that is delta S is negative. Adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. ये conclusion है, तो आपको इसको underline कर लेना चाहिए. Adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. For a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure delta G must be negative. कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे पूरी बात ये है, डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. फॉर अ प्रोसेस टू बिकम स्पॉन्टेनियस, the thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure delta G must be negative. That is, there is a decrease in Gibbs energy. On the basis of equation delta G is equal to delta H minus T delta S, delta G can be negative if delta H has sufficiently high negative value. अगर ये जो डेल्टा H है ये हाईली नेगेटिव वैल्यू को एक्वायर कर रहा है तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है. ऑन द यहां पे बोला है कि दैट इज देयर डेल्टा जी, क्या पढ़ रहा हूं मैं, फिर से इसको इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं. एडजॉर्प्शन इज दस accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system. For a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure delta G must be negative. That is, there is a decrease in Gibbs energy. On the basis of equation, ये equation को consider कर रहे हैं, delta G can be negative if delta H has sufficiently high negative value as minus T delta S is positive. क्योंकि इन्होंने बोला कि ये माइनस टी डेल्टा एस टर्म जो है ये तो पॉजिटिव है, माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब ये इसको नेगेटिव बनाने के फेवर में नहीं है. तो अगर इसको नेगेटिव कोई बना सकता है तो वो डेल्टा एच ही बना सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच हैज सफिशिएंटली हाई नेगेटिव वैल्यू एज माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव. Thus, in an adsorption process which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta G negative. As the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative. Ultimately, delta H becomes equal to T delta S and delta G becomes zero. At this state, equilibrium is attained. यहाँ पे बोला गया कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसीड करता है, as the adsorption proceeds, as the adsorption proceed, as the adsorption proceed, ये जो मॉड डेल्टा एच है बोल रहा है बेटा ये नेगेटिव, ये डिक्रीज करता है. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड है वो पहले ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता जाएगा क्या होगा, ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो अनबैलेंस फोर्स था वो धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो कम होने लगा, ये मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज होने लगते हैं.
स्टेबलाइज होने लगते हैं तो पहले पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से डिक्रीज करती है, आगे पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज करने का रेट है वो कम हो जाता है। इस वजह से ये जो डेल्टा एच वैल्यू है, डेल्टा एच वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज पहले ज्यादा होती है, बाद में कम होती है। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब क्या होगा, जब डेल्टा एच मैग्नीट्यूड वाइज टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच मैग्नीट्यूड वाइज टी डेल्टा एस के बराबर होगा। आप तो ये माइनस टी डेल्टा एस या ऐसे बोल सकते हो, मॉड ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ टी डेल्टा एस। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मॉड ऑफ डेल्टा एच मॉड ऑफ टी डेल्टा एस के बराबर होगा, तो इस स्टेज पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। और जब डेल्टा जी जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो एट इक्विलिब्रियम मतलब इस स्टेज पे क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन बराबर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन ये बराबर हो जाता है। तो ये समझ में आ गया बेटा? सर इसका कोई रीजन भी होता है कि डेल्टा एच नेगेटिव क्यों कम होता रहता है? अरे रीजन ही तो बता रहा हूं भाई, पहले डेल्टा यहाँ एच पे का, जो किसका डेल्टा एच लेस नेगेटिव क्यों होता रहता है? हाँ वही तो बता रहा हूं, डेल्टा एच लेस नेगेटिव क्यों है वही तो बता रहा हूं। पहले क्या है, पहले यहाँ पे जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब अनबैलेंस फोर्सेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये बल्क से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते, और जो जिस मॉलिक्यूल से वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ा, वहां पे जो फोर्स, जो अनबैलेंस फोर्स था वो बैलेंस हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे सरफेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फास्ट होता है। लेकिन आगे चल करके क्या होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे जो नंबर है वो कम होने लगता है। तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्लो मैनर में डिक्रीज करती है, पहले फास्ट मैनर में डिक्रीज करती है, फिर स्लो मैनर में डिक्रीज करती है। मतलब एनर्जी के रिलीज होने का रेट पहले फास्ट था, बाद में स्लो हो जाता है। ओके सर, ठीक है। तो ये पूरी बात समझ में आ गई बेटा, ये पूरा थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन जो है एडजॉर्प्शन का वो क्लियर हो गया। अब इसमें देखो एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि एडजॉर्प्शन जो है, अगर टेम्परेचर के टर्म्स में बात की जाए तो एडजॉर्प्शन जो है वो कौन से टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे? एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा या लो टेम्परेचर पे? सही है, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, क्योंकि आप ये जो माइनस टी डेल्टा एस है ना, इसको आप छोटा रखना चाहते हो, बिकॉज ये अनफेवरेबल फैक्टर है। तो अनफेवरेबल फैक्टर जितना छोटा हो उतना अच्छा है, तो इसको कम करने के लिए आपको टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन ज्यादा एफिशिएंटली ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एक बार हम लोग बुकलेट में भी देख लेते हैं, बुकलेट में क्या इंफॉर्मेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन है, इसका डिस्कशन तो आगे आ रहा है। आप जरा देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन में बोल रहे हैं कि एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव इन नेचर, हाउएवर फिजिकल एडजॉर्प्शन इज लेस स्पेसिफिक एंड केमिकल एडजॉर्प्शन इज मोर स्पेसिफिक। एक तरीके से कंपैरिजन भी कर रहे हैं दोनों का। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ना वो वॉन डर वाल फोर्सेस की वजह से ऑब्जर्व होता है, इसलिए ये लेस स्पेसिफिक है, क्योंकि जो एडजॉर्बेंट है वो किसी भी एडजॉर्बेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और रिटेन कर सकता है।
जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू वो रिटेन कराता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, इसलिए वहां पे वो स्पेसिफिक हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिएक्टेंट को ही वो रिटेन करा सकता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन मोर स्पेसिफिक होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन लेस स्पेसिफिक होता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एडजॉर्प्शन इज एकम्पनीड विथ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। जब एडजॉर्प्शन होता है तो फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है, डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है ये। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर आगे बता रहे हैं फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आर। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें बोल रहे हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, बोले ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड एडजॉर्बेंट फॉर गैसेस because of vacant or half filled d orbitals and high charge size ratio। ये बात आपको इनफैक्ट मैंने थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में भी बताया था, जब डी ब्लॉक एलिमेंट की वहां पे मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया था। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चार्ज साइज रेशियो यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो दे हैव वेरिएबल वैलेंसी एंड दे हैव हाई चार्ज साइज रेशियो। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में बोल रहे हैं इजिली लिक्विफिएबल गैसेस फॉर एग्जांपल HCl, अमोनिया, CO2 आर एडजॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट देन अदर्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जिन मॉलिक्यूल्स, जिन गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे, मींस जिन गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम जितना इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, उनकी एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे जैसे गैस का वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए इंक्रीज करता है, ए वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, तो लिक्विफैक्शन टेंडेंसी ऑफ गैस भी इंक्रीज करेगी। लिक्विफैक्शन टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगी, और लिक्विफैक्शन टेंडेंसी अगर इंक्रीज करती है तो उसका एडजॉर्प्शन टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगी। वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट ए वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, गैस की लिक्विफैक्शन टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, तो गैस की एडजॉर्प्शन टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। तो इजिली लिक्विफिएबल गैसेस आर एडजॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट देन अदर्स। फिर अगला फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। बोले लार्जर इज सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, मोर इज एडजॉर्प्शन। The surface area per gram of the adsorbent is called specific surface area of the adsorbent। तो जैसे जैसे adsorbent का specific surface area increase करेगा, adsorption tendency भी increase करेगी। तो specific surface area अगर increase करता है तो क्या होगा? Extent of एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फैक्टर बोल रहा है प्रेशर। तो बोले एन इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देखो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस की लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, तो उसकी एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो बोल रहा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने पे
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। प्रेशर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग होता है। अब क्यों होता है मैं वजह बता देता हूं आपको। देखो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट। बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट। और जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कहीं पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी टर्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ सेकेंडरी फोर्सेस वहां पे ऑपरेट होते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी टर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। और दोनों ही प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ओवरऑल डिक्रीज करना चाहिए। भाई अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो पहले जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी के मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एक बार एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है फिर कम होता है। तो अगर हम यहां पे कर्व ड्रॉ करें बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, एक्स अगर मास ऑफ एडजॉर्बेट है और एम अगर मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, तो हम इसको बोलेंगे मास ऑफ एडजॉर्बेट एक्स पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट एम। मास ऑफ एडजॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ये x बाई एम इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट जिसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट जिसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। कब ड्रॉ कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में ऐसा कर्व आता है। क्यों आता है, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता जाएगा। जो गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के ऊपर रिटेन हुआ वो भी फ्री होकर के वहां से रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कर्व कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो ऐसा होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है जरा देखो, कांस्टेंट प्रेशर पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैंने जैसा बोला कि केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है, और एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों को होती है। तो इसलिए एक बार टेम्परेचर को बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, बट क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसलिए बाद में वो कम होने लगता है। तो फर्स्ट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस, ऐसा कर आता है फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन।
फिजिकल एड्जॉर्प्शन को कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर को बढ़ाने पे हमेशा डिक्रीज करेगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पहले एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, बट क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसलिए वो फिर से आगे कम होने लगता है। समझ में आया बेटा ये डिस्कशन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का वेरिएशन विद टेम्परेचर? दोनों कर्व में जो डिफरेंस है वो समझ में आया? तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस फिजिकल एड्जॉर्प्शन, whereas chemijorption first increases and then decreases. This is because chemijorption requires some activation energy like ordinary chemical reaction. और फिर उसके बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन की कंपैरेटिव स्टडी गिवन है। अब देखो कंपैरेटिव स्टडी में क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस बाय वीक वॉन टू वॉल फोर्सेस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक वॉन टू वॉल फोर्सेस के थ्रू रिटेन होते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन में बोल रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस बाय फ्री वैलेंसीज, मतलब फ्री वैलेंसीज के थ्रू रिटेन होते हैं, मींस प्रॉपर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू रिटेन होते हैं। सेकंड पॉइंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोल रहा है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड रिवर्सिबल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पे ये डिजॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब जो रिटेन्ड मॉलिक्यूल है वो वापस बल्क में जाएंगे। तो रिवर्सिबल विद टेम्परेचर यूजुअली अकर्स एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रिवर्सिबल है और लो टेम्परेचर पे यूजुअली ऑब्जर्व होता है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इरिवर्सिबल विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ इरिवर्सिबल है क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। Irreversible with temperature usually occurs at high temperature because activation energy required है इसके लिए। केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए ये रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। ये समझ में आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है विद टेम्परेचर, केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है विद टेम्परेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे होता है ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या बोल रहे हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये एक्सोथर्मिक है, अबाउट 20 to 40 किलोजूल पर मोल हीट एनर्जी इज गिवन आउट। ये एक्सोथर्मिक है और जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो पर मोल 20 to 40 किलोजूल हीट रिलीज होती है। एक मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिटेन होने पे 20 to 40 किलोजूल हीट रिलीज होती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में बोल रहा है कि ये भी एक्सोथर्मिक है और एक मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रिटेन होने पे 200 to 400 किलोजूल हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन इज मच मोर एक्सोथर्मिक देन दैट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आगे बोल रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोल रहा है इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर आगे बोल रहा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन इट इज अ वीक फोर्सेस के थ्रू ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस भी कम होगी। तो वीक है, मल्टी लेयर्ड है। यहां पे क्या होता है ना, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है पहले वो सीधे एडजॉर्बेंट सरफेस पे आकर के रिटेन हुआ, फिर वो फर्दर जो है मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे रिटेन कराता है,
फिर वो फर्दर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे रिटेन कराता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये मल्टी लेयर्ड है। वीक है, मल्टी लेयर्ड है, और बोला है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एंड नॉन स्पेसिफिक। नॉन डायरेक्शनल का मतलब एक चीज और समझना, नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि बल्क से मॉलिक्यूल सरफेस पे भी आ रहा है और सरफेस से मॉलिक्यूल बल्क में भी जा रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल है। ये पीछे वाले पॉइंट में देखा, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, तो इसलिए नॉन डायरेक्शनल बोल रहे हैं। और केमिकल और नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब, क्योंकि ये वॉन्डरवाल फोर्सेस के थ्रू ऑब्जर्व हो रहा है। वॉन्डरवाल फोर्स तो कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में ऑब्जर्व होगा, बस कहीं पे कम होगा कहीं पे ज्यादा होगा, तो इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन डायरेक्शनल है, नॉन स्पेसिफिक है। केमिकल एडजॉर्प्शन में बोल रहे हैं कि ये स्ट्रांग है, बिकॉज वहां पे प्रॉपर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रांग है। यूनिलेयर्ड है, एक ही लेयर फॉर्म होगी, क्योंकि फ्री वैलेंसीज के थ्रू वो आकर के रिटेन हो रहा है। तो जितनी एक्टिव साइट्स होंगी सरफेस पे, उतने ही मॉलिक्यूल आकर के रिटेन हो पाएंगे। तो यूनिलेयर्ड है। और क्या है? डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में होता है। और क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक फोर्सेस के थ्रू ऑब्जर्व होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन स्ट्रांग फोर्सेस के थ्रू ऑब्जर्व होता है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड है, केमिकल एडजॉर्प्शन यूनिलेयर्ड है। फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन डायरेक्शनल है, केमिकल एडजॉर्प्शन डायरेक्शनल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक है। तो तीन चार इंफॉर्मेशन को एक साथ ही लिख दिया। तो ये कंपैरेटिव स्टडी समझ में आई बेटा? ये फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन की कंपैरेटिव स्टडी समझ में आई? अब यहां पे एनसीईआरटी में देखो, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन हेडिंग गिवन है, और यहां पे बोल रहे हैं कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। If accumulation of gas on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waals forces, the adsorption is termed as physical adsorption or physisorption. अगर van der Waals forces के थ्रू गैस मॉलिक्यूल रिटेन हो रहा है तो physisorption होगा। When the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds, the adsorption is termed as chemical adsorption or chemisorption. अगर chemical bond formation के थ्रू वो रिटेन हो रहा है तो chemisorption और chemical adsorption बोलेंगे। The chemical bonds may be covalent or ionic in nature. Chemisorption involves a high energy of activation and is therefore often referred to as activated adsorption. ये एक नया टर्म आ गया, chemical adsorption is also called activated adsorption. Why it is called activated adsorption, ये पूछा जा सकता है। Why chemical adsorption is called activated adsorption? तो आप बोलोगे because it requires activation energy. Since chemical adsorption involves the formation of chemical bond, therefore it requires activation energy, due to which it is called activated adsorption. So chemical chemisorption involves a high energy of activation and is therefore often referred to as activated adsorption. Sometimes these two processes occur simultaneously. कई बार बोल रहे हैं कि physical adsorption और chemical adsorption एक साथ होते हैं। Sometimes these two processes occur simultaneously and it is not easy to ascertain the type of adsorption. कुछ केसेस में ये क्लासिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि वहां पे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है या केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ऐसे केसेस में क्या होता है, लो टेम्परेचर पे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा होता है, बट जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां केमिकल एडजॉर्प्शन होने लगता है। पहले वहां पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एडजॉर्प्शन होने लगता है।
अब फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिजॉर्प्शन. अब फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिजॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी मैंने जो बात बताया वही लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, डाइहाइड्रोजन इज फर्स्ट एडजॉर्ब्ड ऑन निकल by van der Waals forces. Molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms which are held on the surface by chemijorption. निकल सरफेस पे हाइड्रोजन पहले ऑक्लूड होता है, कैसे? फिजिकल एडजॉर्प्शन के थ्रू. बाद में वो केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन एटम बना लेता है, और वो हाइड्रोजन एटम वहां पे रिटेन होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू. Some of the important characteristic of both types of adsorption are described below. ठीक है, तो ये जो अभी मैंने पूरा कंपैरेटिव स्टडी जो मैंने किया हुआ है, वही डिस्कशन यहाँ पे गिवन है. ये आप देख रहे हो, लगभग ये 5 पॉइंट्स गिवन है. और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन, देन फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की कंपैरेटिव स्टडी है. तो आप एक काम करना, आप इसको एक बार फिर से पढ़ना. ठीक है, ये जो डिस्कशन है टाइप्स ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन और फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन, और फिर उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, इसको आप एक बार फिर से पढ़ना. कल मैं इसको, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताते हुए, और फिर उसके बाद ये आइसोथर्म का डिस्कशन करूंगा. ठीक है, कल की क्लास तो छोटी ही होगी क्योंकि कल टेस्ट भी होना है. टेस्ट के बाद क्लास होगी, 8:30 से क्लास स्टार्ट होगी. तो कल मैं ये आइसोथर्म का डिस्कशन फिनिश करूंगा, और आइसोथर्म का डिस्कशन अगर फिनिश हो गया तो मतलब समझ लो कि चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि बुकलेट और एनसीईआरटी में सीक्वेंसिंग जो है वो अलग अलग है. इन्होंने कैटालिसिस को बाद में डिस्कस किया है, और हम लोग कैटालिसिस पहले ही देख चुके हैं. बात समझ में आई बेटा? तो कल हम लोग इस चैप्टर का एक पार्ट को खत्म कर देंगे. ओके बेटा.